आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसे लिखा है डॉक्टर मुनीश आहूजा जी ने। कहानी का नाम है चालाक सहेली। सोनपुर गांव में ममता नाम की एक लड़की रहती थी। वो बड़ी ही सुशील और शांत स्वभाव की थी। ममता के पिता एक अच्छी नौकरी करते थे और उसके माता पिता बहुत ही अच्छे थे। वे अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। ममता के मस्तक पर एक गहरा निशान था। जब वो छोटी थी तब खेलते वक्त उसे काफी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसके मस्तक पर वो निशान रह गया था। ममता की एक सहेली थी हेमा। वे दोनों बचपन से साथ पली बड़ी थी। उन दोनों ने साथ में ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी और वे हमेशा साथ ही रहा करती थी। ममता तो हेमा को अपनी बहुत अच्छी सहेली मानती थी। वो हमेशा उसकी सहायता करती और उसके साथ खेला करती थी। ममता के दिल में हेमा के लिए बिल्कुल भी गलत भावना नहीं थी। वो हमेशा हेमा का भला ही चाहती थी। परंतु वहीं दूसरी तरफ हेमा बचपन से तो वैसे ममता को ये दिखाती थी कि वो ममता की परवाह करती है, परंतु वो ममता से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करती थी। हर कोई ममता की बहुत तारीफ किया करता था। ममता बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती थी और हमेशा अपनी बाकी सहेलियों को अलग अलग तरह के पकवान बनाकर खिलाती थी। हर कोई उसके भोजन की और ममता के स्वभाव की खूब प्रशंसा किया करता था। जब भी कोई ममता की प्रशंसा करता तो हेमा को उससे और ज्यादा ईर्ष्या होती। अब ममता और हेमा बड़ी हो गई थी। तब बड़े होने के बाद हेमा के मन में ममता के लिए ईर्ष्या बढ़ती ही जा रही थी। अब वो ममता से अत्यधिक नफरत करने लगी थी। परंतु ममता इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि हेमा उसके बारे में इतना बुरा सोचती है। दरअसल ममता ने हेमा का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। बस हेमा को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आती थी कि कोई भी व्यक्ति उससे अधिक महत्व ममता को दे, और अगर कोई भी व्यक्ति हेमा से ज्यादा महत्व ममता को देता तो हेमा हमेशा ईर्ष्या से जल बुनकर राख हो जाती थी। ममता के मस्तक पर निशान था, जिसकी वजह से हेमा सोचती थी कि ममता एक बदसूरत लड़की है और मैं उससे अत्यधिक खूबसूरत हूँ। इसी वजह से हेमा को अपनी सुंदरता पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। पहले तो हेमा अपनी ईर्ष्या को अपने मन में ही रखती थी, परंतु अब उसकी ईर्ष्या इतनी अधिक बढ़ गई थी कि वो छोटी छोटी बातों पर ममता को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। एक बार की बात है, ममता ने बहुत ही सुंदर वस्त्र पहने थे और हर कोई ममता की बहुत प्रशंसा कर रहा था। ये देखकर हेमा को ईर्ष्या होती है। तब वो ममता से कहती है कि अरे तुमने तो इन वस्त्रों को पहनकर उनकी शोभा ही घटा दी। अगर मैंने ये वस्त्र पहने होते तो इसकी सुंदरता पर चार चांद लग जाते। ममता को हेमा की ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगता था, परंतु वो हेमा को कुछ नहीं कहती। तब हेमा कहती है कि अरे मैं तो तुमसे बस मजाक कर रही थी। तुम्हें तो पता है कि मेरी आदत है, मैं हमेशा हंसी मजाक करती ही रहती हूँ, तुम बुरा मत मानना। तब ममता कहती थी कि अरे नहीं, मैं भला तुम्हारी किसी बात का बुरा मान सकती हूँ, और तुम बिल्कुल सही कहती हो, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम इन वस्त्रों की शोभा जरूर बढ़ा देती। फिर उसके कुछ समय बाद ममता के पिता की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लगी थी, जिसकी वजह से वो अपने काम पर नहीं जा पा रहे थे। इसलिए ममता और उसकी माँ को काम करना पड़ रहा था। ममता की माँ जंगल से लकड़ियां काट कर लाकर उन्हें बेचा करती और साथ ही वो दूसरों के घरों में भी काम किया करती थी। ममता बहुत ही अच्छे वस्त्र सीलती थी, इसलिए वो दूसरों के वस्त्र सीलकर पैसे कमाने लगी। ममता अक्सर अपनी माँ के साथ लकड़ियां काटने में हाथ बटाया करती थी। जब ममता के साथ ऐसा हो रहा था तब हेमा को एक और नया मौका मिल जाता है ममता को नीचा दिखाने का। हेमा अपनी बाकी सहेलियों से ममता की अक्सर बुराइयां करती रहती थी। वो अक्सर उन्हें झूठ बोलकर ममता के खिलाफ भड़काया करती थी। अब हेमा की हद इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो हर वक्त ममता को उसके चेहरे पर निशान की वजह से बदसूरत कहती और दूसरों को ममता के चरित्र के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिसकी वजह से उनकी बाकी सहेलियां ममता से बात करना बंद कर देती हैं और वो सभी मिलकर ममता को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। वे सब उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करने लगते हैं। हर कोई ममता को एक गलत लड़की समझने लगे थे। इतना सब होने के बाद ममता को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसका आत्मविश्वास पूरी तरीके से कमजोर हो जाता है। उस दिन के बाद से ममता को अपने चेहरे से नफरत होने लगती है और वो अपने चेहरे को हमेशा
ढक कर रखने लगती है, पर जब भी घर से बाहर निकलती तो अपने चेहरे को पूरी तरीके से ढक कर जाती ताकि कोई भी उसका चेहरा न देखे और उसका मजाक न उड़ाए। वो केवल अपनी आंखों को छोड़कर पूरे चेहरे को ढक लिया करती थी। अब ममता बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसे अपनी सहेलियों के साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वे सभी हेमा की ही बात सुनती थी। जब एक दिन ममता जंगल में लकड़ियां काट रही थी, तब उस समय वहां पर एक राजकुमार शिकार करने गया था। तभी वहां पर कुछ बड़े बच्चे एक छोटे बच्चे को बांधकर अपने साथ लाते हैं और उसे एक वृक्ष के साथ बांधकर उसको बहुत ज्यादा तंग करने लगते हैं। जब ममता को यह आवाज सुनाई देती है तो वो जल्दी से उन बच्चों के पास जाकर उन बच्चों को वहां से भगा देती है। फिर वो उस छोटे बच्चे को वृक्ष से खोल देती है। फिर वो उस बच्चे की चोट पर अपने दुपट्टे से कुछ कपड़ा फाड़कर उसके जख्मों पर बांध देती है। उसके बाद वो उस बच्चे को समझाती है कि उसे ऐसे अनजान बच्चों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो बच्चा ममता को उसकी सहायता करने के लिए शुक्रिया अदा करता है। फिर ममता लकड़ियां लेकर उस बच्चे के साथ वहां से चली जाती है। ये सब वाकया होते हुए राजकुमार देख लेते हैं। उसके अगले दिन से हर रोज राजकुमार ममता को देखने आया करते थे और वो देखते थे कि किस प्रकार ममता हर किसी की सहायता करती है। वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। ममता को बच्चे बहुत ही पसंद थे और उसे बच्चों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए वो हमेशा कुछ बच्चों के साथ खूब खेला करती और उन्हें पढ़ाया करती थी। वो हमेशा उनके लिए बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन भी बनाकर ले जाया करती थी। जब ये सब राजकुमार देखते हैं कि ममता कितनी अच्छी लड़की है, तब वो ममता के इस अच्छे व्यवहार की वजह से उसे पसंद करने लगते हैं। परंतु राजकुमार को कभी समझ नहीं आता था कि वो ममता से किस प्रकार बात करे। राजकुमार अक्सर ममता को छुपकर देखा करते थे। जब एक दिन हेमा भी किसी काम से जा रही होती है, तब वो देखती है कि ममता वहां पर बच्चों के साथ खेल रही है और राजकुमार दूर से उन्हें निहार रहे हैं। जब हेमा राजकुमार को देखती है तो वो सोचते हैं कि अरे, ये व्यक्ति कौन है जो इस तरह ममता का पीछा कर रहा था। तब वो इस पूरी बात की तह तक जाने की सोचती है और हेमा को थोड़ा शक होता है। इसलिए वो उस दिन के बाद से ममता का पीछा करने लगती है और वो हर रोज राजकुमार को भी ममता का पीछा करते हुए देख लेती है। वो समझ जाती है कि ये लड़का यहाँ पर केवल ममता को देखने आता है। वो सोचती है कि ये पता लगा कर रहेगी कि आखिर ये लड़का कौन है, वो इस तरह रोज ममता का पीछा करने क्यों आता है। तब एक दिन जब हेमा ममता का पीछा करती है, तब उसे फिर से राजकुमार वहां पर दिखते हैं। तब वो उस समय निश्चय करती है कि वो उस लड़के से जाकर बात करके सब पता लगाने की कोशिश करेगी। उसके बाद वो राजकुमार का पीछा करने लगती है। परंतु उस दिन राजकुमार अपने मंत्री से कुछ बात कर रहे थे, तब वो पास जाकर उनकी बातें सुन लेती है। राजकुमार अपने मंत्री से कहते हैं कि आप तो जानते ही हैं कि मैं उस लड़की को बहुत पसंद करने लगा हूँ, परंतु मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, उसका नाम तक नहीं जानता। तब मंत्री कहता है कि राजकुमार, आपको इतना डरने की क्या जरूरत है, आप तो इस राज्य के राजकुमार हैं। आपकी बात को भला कौन टाल सकता है। आप हिम्मत करके उस लड़की से अपने दिल की बात कह दीजिए, आपको भला कोई कैसे इनकार कर सकता है। तब राजकुमार कहते हैं कि नहीं, मैं अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वो लड़की भी मुझे पसंद करेगी, तभी मैं उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। तब मंत्री कहता है कि राजकुमार, अगर आप उस लड़की से बात नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपको पसंद करती है या नहीं। इसलिए आप चिंता मत कीजिए और आप उसे अपने दिल की बात कह दीजिए। तब राजकुमार भी निश्चय कर लेता है कि वो 2 दिन के लिए राज्य से बाहर जा रहे हैं और जब वो वापस आएंगे तो वो ममता से बात करके ही रहेंगे। जब हेमा ये सब बातें सुनती है तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचती है कि राजकुमार है, ममता को पसंद करते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तब वो एक तरकीब सोचती है और वो कहती है कि मैं कभी भी राजकुमार का विवाह ममता से नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हेमा वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से हेमा फिर से ममता से अपनी दोस्ती बढ़ाने लगती है और वो उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। परंतु ममता समझ जाती है कि हेमा को जरूर उससे कोई काम है, इसलिए वो उससे इतने प्यार से बातें कर रही है। परंतु ममता बाकी सभी बातों से अनजान थी कि हेमा उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रही है। तब हेमा ममता से कहती है कि मैं तुम्हारी कितनी अच्छी सहेली हूँ, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे पिता की तबीयत खराब है और इस तरह तुम्हें और तुम्हारी माँ को इतना सारा काम करना पड़ता है। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ।
इसलिए कल से तुम्हारी जगह मैं जंगल में लकड़ियां काटने जाया करूंगी और तुम घर पर रहकर दूसरों के कपड़े सीलना। इससे तुम्हारी बहुत सहायता होगी। जब ममता हेमा की ये बात सुनती है तो वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि हेमा अचानक से उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही है। ममता हेमा को बिल्कुल मना कर देती है कि उसे उसकी सहायता की कोई जरूरत नहीं, परंतु हेमा अपनी जिद पर अड़ी रहती है और ममता को कहती है कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है। वो सच में अपनी दोस्ती निभाना चाहती है। उसकी जिद देखकर ममता भी मान जाती है और उसे लगता है कि शायद हेमा को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उस दिन हेमा ममता के घर से उसका दुपट्टा चुरा लेती है। फिर अगले दिन से हेमा ममता के जैसे वस्त्र पहनकर जंगल में लकड़ियां काट कर आती है। उसे पता था कि 2 दिन तक तो राजकुमार राज से बाहर गए हैं, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आएंगे। हेमा सोचती है कि जब तक राजकुमार आएंगे तब तक मैं 2 दिन में ममता की तरह लकड़ियां काटना सीख जाऊंगी ताकि राजकुमार को उस पर शक न हो। 2 दिन बाद राजकुमार वापस राज्य में आ जाते हैं और उस दिन फिर से हेमा ममता की तरह अपने चेहरे को ढककर उसके जैसे वस्त्र पहनकर जंगल में लकड़ियां काटने चली जाती है। उस दिन राजकुमार बड़ी हिम्मत करके हेमा के पास जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये वही लड़की है, परंतु वो नहीं जानते थे कि ममता नहीं उसकी सहेली है। उसके बाद राजकुमार हेमा को अपने दिल की बात बता देते हैं और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तब हेमा राजकुमार से विवाह करने के लिए हाँ कर देती है। तब राजकुमार उससे निवेदन करते हैं कि कृपया करके अपने चेहरे से दुपट्टा हटाएं और वो उसका चेहरा देखना चाहते हैं। हेमा राजकुमार की ये बात सुनती है तब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि वो सोचती है कि अब तो राजकुमार ने मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया है और इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। अगर राजकुमार ने आज तक ममता का चेहरा नहीं देखा है और जब वो मेरा चेहरा देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि मैं वही लड़की हूँ जो हर रोज इस जंगल में लकड़ी काटने आती है। उसके बाद राजकुमार मुझसे विवाह कर लेंगे। मेरी तो किस्मत ही चमक जाएगी और वैसे भी तो मैं ममता से ज्यादा सुंदर हूँ। मेरा चेहरा देखने के बाद तो राजकुमार विवाह के लिए मना कर ही नहीं पाएंगे। राजकुमार को सच का पता कभी नहीं चल पाएगा। उसके बाद वो अपने चेहरे से दुपट्टा हटा देती है। जैसे ही वो दुपट्टा हटाती है तब राजकुमार हेमा को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो? तुम वो लड़की नहीं हो जो हर रोज जंगल में लकड़ियां काटने आती थी। तब हेमा राजकुमार की बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और वो राजकुमार से कहती है कि नहीं राजकुमार, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं वही लड़की हूँ जो हर रोज इस जंगल में लकड़ियां काटने आती है। तब राजकुमार क्रोधित होकर कहते हैं, या तो तुम मुझे सच बताओ वरना मैं तुम्हें कैद खाने में डाल दूंगा। तब हेमा राजकुमार को ऐसे क्रोधित देखकर उनकी ये बात सुनकर डर जाती है। उसके बाद हेमा डर की वजह से राजकुमार को सब सच बता देती है। राजकुमार कहते हैं, तुम मुझे अभी उस लड़की के पास लेकर जाओ। तब राजकुमार और हेमा ममता के घर पहुंच जाते हैं। जब ममता हेमा को रोते हुए देखती है और उसके साथ एक व्यक्ति है तब उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तब राजकुमार ममता को अपना परिचय देते हैं और ममता को सारा वाकया सुना देते हैं। जब ममता ये सारी बातें सुनती है तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि किस तरह हेमा ने चालाकी से उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। तब ममता राजकुमार से पूछती है कि राजकुमार, आपको कैसे शक हुआ कि ये लड़की कोई और है? आपने कभी मेरा चेहरा तो देखा नहीं था। तब राजकुमार बताते हैं कि वो पिछले कुछ दिनों से ममता का पीछा कर रहे थे और एक दिन ममता के सिर से दुपट्टा हट जाता है। तब वो उसके मस्तक पर उस निशान को देख लेते हैं जिसकी वजह से वो ममता को पहचानने में कामयाब हो सके। उसके बाद ममता हेमा से कहती है कि मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी सहेली कहते हुए। तुमने हमेशा मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, परंतु मैंने तुम्हें हमेशा क्षमा किया, पर तुम इतना ज्यादा गिर गई कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करने की कोशिश की। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तब हेमा को अपने किए पर शर्मिंदगी होती है। वो ममता से माफी मांगने लगती है, परंतु इस बार ममता हेमा को बिल्कुल भी माफ नहीं करती और कहती है, तुम चाहे कितना प्रयास कर लो पर तुम किसी इंसान से उसका भाग्य नहीं छीन सकती। उसके बाद ममता हेमा को वहां से चले जाने को कहती है। तब राजकुमार ममता को बता देते हैं कि वो ममता को पसंद करते हैं और उससे विवाह करना चाहते हैं। तब ममता कहती कि आप तो राजकुमार है, आपको तो एक से एक सुंदर राजकुमारी से विवाह करना चाहिए। मैं तो एक आम लड़की हूँ और मैं इतनी सुंदर भी नहीं हूँ, तो आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हैं? तब राजकुमार कहते हैं कि सुंदरता हमारे चेहरे से नहीं हमारे दिल से होती है। आप एक बहुत ही नेक दिल इंसान हैं, आप सभी की सहायता करती हैं, आप में राजकुमारी वाले सभी गुण हैं, इसलिए हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। उसके बाद ममता भी राजकुमार से विवाह करने के लिए सहमत हो जाती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है
कि अगर हमारा कोई भी मित्र हमसे ईर्ष्या करता है या वो हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो हमें पहले ही सावधान होकर उससे सभी रिश्ते नाते तोड़ देने चाहिए, क्योंकि एक सच्चा मित्र हमारी मुसीबत में सहायता करता है ना, कि हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए सदैव स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहिए।